हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के पहले लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1934 में एम.एन. रे आइडिया देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और इसी के एक साल के बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांड करना स्टार्ट कर देती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। इसी के 3 साल के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी डिमांड रखते हैं। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या डिमांड है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिमांड ये है कि जो फ्री इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा उसमें आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। और फ्रेम कौन करेगा? फ्रेम करेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रेम करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इस डिमांड को सबसे पहले अगस्त ऑफर 1940 में एक्सेप्ट किया जाता है, बट वी रिफ्यूज अगस्त ऑफर। अच्छा, हम अगस्त ऑफर को रिफ्यूज क्यों कर देते हैं? क्योंकि अगस्त ऑफर जो आया था उसमें एक टर्म मेंशन थी, डेट इज मेनली इंडियन। मेनली इंडियन का मतलब ये होता है कि इंडियंस तो होंगे ही, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो इंडियंस तो होंगे ही, लेकिन इसके साथ साथ ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं। तो ये मेनली इंडियन जो टर्म है ये कहीं ना कहीं आउटसाइड इंटरफेरेंस को इंडिकेट कर रहा है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये साफ साफ डिमांड थी कि आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। इसीलिए अगस्त ऑफर को रिफ्यूज कर दिया जाता है। उसके बाद 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स एक प्रपोजल ड्राफ्ट करते हैं, और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्रपोजल होता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये प्रपोजल होता है। कौन ड्राफ्ट करते हैं? सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ड्राफ्ट करते हैं। इस प्रपोजल में क्या होता है? इस प्रपोजल में ये होता है कि जो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इस चीज को अडॉप्ट कर लिया जाएगा आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज को रिजेक्ट करती है, और महात्मा गांधी बोलते हैं इट इज अ पोस्ट डेटेड चेक। ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, एक ऐसा चेक है जिसकी डेट ही नहीं पता, फ्यूचर में बताई जाएगी उसकी डेट। 1946 में जब माउंट एटली प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ब्रिटेन के, तो माउंट एटली सेंड करते हैं कैबिनेट मिशन, एंड अकॉर्डिंग टू दिस कैबिनेट मिशन वी फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म होती है वो कैबिनेट मिशन के हिसाब से होती है। तो फाइनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हो। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 389 टोटल स्ट्रेंथ है। अब ये जो 389 टोटल स्ट्रेंथ है ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया की अगर हम बात करें तो ब्रिटिश इंडिया में 11 गवर्नर प्रोविंस की कितनी सीट है? 292 सीट्स है। चीफ कमिश्नर प्रोविंस की कितनी है? 4 सीट्स है। अब ये 4 सीट्स कहाँ से है? दिल्ली, अजमेर, कोर्ग एंड बलूचिस्तान। और प्रिंसली स्टेट की जो सीट्स है वो 93 सीट्स है, और ये नॉमिनेटेड सीट्स है। नॉमिनेटेड सीट्स होने का मतलब ये है कि जो प्रिंसली स्टेट के जो हेड है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेंगे, ठीक है, नॉमिनेट करेंगे। तो प्रिंसली स्टेट की जो सीट्स है वो कितनी है? 93 सीट्स है, और ये नॉमिनेटेड सीट्स है, यानी कि प्रिंसली स्टेट के जो हेड है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम कॉम्पोजिशन को थोड़ा समझे तो हमने ये देखा कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। टोटल स्ट्रेंथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है 389। अब ये 389 में से 296 सीट जो है वो ब्रिटिश इंडिया की है, और 93 सीट जो है वो प्रिंसली स्टेट्स की है। और ये जो सीट्स एलोकेट करी गई है ये प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन करी गई है। इलेक्शंस वर कंडक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट्स। जो प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव आते थे वो नॉमिनेटेड होकर के आते थे, यानी कि प्रिंसली स्टेट के जो हेड थे वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को नॉमिनेट करते थे। और ये जो सीट्स डिसाइडेड थी ये 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज में थी। ये 3 प्रिंसिपल कम्युनिटीज कौन कौन सी थी? मुस्लिम्स, सिख एंड जनरल। रिप्रेजेंटेटिव सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते थे। हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पारसीस भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, इंडियन क्रिश्चियंस भी थे, SC, ST एंड इवन वुमेन्स भी थी। जितने भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थी, एक्सेप्ट महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ये ध्यान में रखना, महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना को छोड़ के सारे के सारे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे। महात्मा गांधी थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहते थे, इसीलिए महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। और इसी के साथ ध्यान में रखना मोहम्मद अली जिन्ना भी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट नहीं थे। अब इलेक्शंस की अगर हम बात करें, इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो मुस्लिम लीग की जो सीट्स है वो कितनी है? मुस्लिम लीग कितनी सीट जीत के आती है? 73 सीट्स।
भाई हमने कॉम्पोजिशन को समझ लिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन कैसी है। अब इलेक्शंस होंगे इन सीट्स के ऊपर, तो जब इलेक्शंस का रिजल्ट क्या आता है, इलेक्शन का रिजल्ट आता है कि मुस्लिम लीग को 73 सीट्स मिलती है, कांग्रेस को मिलती है 208 सीट्स, इंडिपेंडेंट को मिलती है 15 सीट्स, और प्रिंसली स्टेट्स की जो सीट्स थी वो नॉमिनेटेड थी, तो ये फिक्स रहेगी 93 सीट्स। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए। अब रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, मीटिंग स्टार्ट होगी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, फिर सेकंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, और फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है 9 दिसंबर 1946, और इसको 211 मेंबर्स अटेंड करते हैं। अच्छा, सिर्फ 211 मेंबर्स ही क्यों अटेंड करते हैं? बिकॉज मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया था। ध्यान में रखना 9 वुमेन भी प्रेजेंट थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अच्छा, जब चर्चिल इस चीज को देखते हैं कि 211 मेंबर्स ने ही फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अटेंड करी है और मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट कर दिया है, तो चर्चिल क्या बोलते हैं कि ये फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक मैरिज है जिसकी ब्राइड ही मिसिंग है, एक ऐसी मैरिज है जिसकी ब्राइड ही मिसिंग है। और फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया जाता है असेंबली का। तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कब बनते हैं? फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद सेकंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सेकंड मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है एच.सी. मुखर्जी एंड के.टी. कृष्णचारी को। जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर है वो सर बी.एन. राव को बनाया जाता है। ध्यान में रखना, सर बी.एन. राव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर तो है लेकिन मेंबर नहीं है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो वर्क कर रही है एज 2 बॉडीज, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करेगी एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे जी.वी. मालवंकर, और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क करेगी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी तो इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया जाता है 13 दिसंबर 1946 को। पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर का फंडामेंटल और फिलॉसफी है। फंडामेंटल एंड फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का फंडामेंटल और फिलॉसफी है। इंडिपेंडेंट सॉवरन एंड रिपब्लिक, इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक ये वर्ड्स मेंशन थे, एंड ड्रू अप फॉर द फ्यूचर गवर्नेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। टेरिटरीज वर्ड भी डिफाइन था, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में टेरिटरीज वर्ड भी डिफाइन था कि टेरिटरीज में क्या क्या इंक्लूडेड है। इंडियन स्टेट्स इंक्लूडेड है, अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी कि आउटसाइड इंडिया है लेकिन है इंडिया का ही पार्ट, वो भी इंक्लूडेड है, ठीक है। स्टेट्स इंक्लूडेड है, और अदर टेरिटरीज यानी कि वो टेरिटरी जो इंडिया के साथ जुड़ना चाहती है, विलिंग टू कम, तो वो भी इंडिया की टेरिटरी में इंक्लूडेड है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गारंटी देता है और सेफगार्ड प्रोवाइड करता है ऑल पीपल ऑफ इंडिया को। किस चीज के लिए? जस्टिस के लिए। और जस्टिस में तीनों टाइप की जस्टिस मेंशन थी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। एडुकेट सेफगार्ड प्रोवाइड करवाता है किसको? माइनॉरिटी को, ट्राइबल को और डिप्रेस सेक्शन को। उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में और क्या चीजें लिखी थी? लिखा हुआ था कि मेंटेन इंटीग्रिटी ऑफ टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक इंडिया, ठीक है। जो इंडिया का जो लैंड है, इंडिया की जो सी है, इंडिया का जो एयर है, वहां पे इंडिया का सॉवरन राइट है। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन। अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन इंडिया का लैंड, इंडिया का सी और इंडिया की एयर पे इंडिया का सॉवरन राइट है। जो इंडिया का एंशिएंट लैंड है, इंडिया का एंशिएंट लैंड है, अटेन्स राइटफुल एंड ऑनर प्लेस इन द वर्ल्ड। अटेन्स राइटफुल एंड ऑनर प्लेस इन द वर्ल्ड। राइटफुल और ऑनर तरीके से वर्ल्ड में एंशिएंट लैंड को प्रेजेंट किया जा सकता है। मेक्स इट फुली एंड विलिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द प्रमोशन, किसकी प्रमोशन के लिए? वर्ल्ड पीस की प्रमोशन के लिए एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए, ठीक है। वर्ल्ड पीस की प्रमोशन के लिए और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की प्रमोशन के लिए जो इंडिया का जो एंशिएंट लैंड है उसको राइटफुल तरीके से, ऑनर तरीके से वर्ल्ड के सामने रखा जा सकता है ताकि प्रमोशन हो सके वर्ल्ड पीस का और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड का। जब इंडिपेंडेंस एक्ट आता है तो कुछ चेंजेस करे जाते हैं। अब वो चेंजेस क्या करे जाते हैं?
देखो 5 आउट ऑफ 6, देखो 6 प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जो कॉन्स्टेंट असेंबली से दूर रह रही थी, कॉन्स्टेंट असेंबली का पार्ट नहीं बनना चाहती थी। तो इन 6 प्रिंसली स्टेट्स में से 5 प्रिंसली स्टेट को कॉन्स्टेंट असेंबली का पार्ट बनाया जाता है। जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे इंडियन डोमिनेंस से, उन्होंने कॉन्स्टेंट असेंबली को ज्वाइन किया। और जब माउंटबेटन प्लान आता है तो पार्टीशन ऑफ कंट्री होता है। इंडिपेंडेंस एक्ट के अंदर जो 3 मेन चेंजेस हमें देखने के लिए मिले कॉन्स्टेंट असेंबली में, वो क्या थे? एक तो असेंबली को सॉवरेन बॉडी बनाया गया, फुल सॉवरेन बॉडी बनाया गया असेंबली को। कॉन्स्टेंट असेंबली को एम्पावर्ड किया गया, कि कॉन्स्टेंट असेंबली को एम्पावर्ड किया गया। किस चीज़ के लिए एम्पावर्ड किया गया? कि देखो कॉन्स्टेंट असेंबली से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया से रिलेटेड लॉज बनाती थी। अगर कॉन्स्टेंट असेंबली को ऐसा लगता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉ बनाए हैं इन रिलेशन टू इंडिया, उसको चेंज करना है, उसको अल्टर करना है, उसको बदलना है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एम्पावर्ड कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बदल सकती है उन लॉज को लिए। एम्पावर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू अल्टर एनी लॉ मेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन रिलेशन टू इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाया गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को लेजिस्लेटिव बॉडी भी बनाया गया। अब सीट्स की अगर हम बात करें तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सीट्स थी वो 389 थी, और अब कितनी रह गई है? 299। क्यों? बिकॉज मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर दिया, और ये जो 299 सीट्स जो है वो फिक्स कर दी गई अंडर कैबिनेट मिशन प्लान। इसके बाद अदर फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें, देखो यहां से जो क्वेश्चन आता है ना वो सीक्वेंस बेस्ड आता है, कि आपको सीक्वेंस मतलब ऑर्डर में लगाने होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान में रखना, सबसे पहले नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था जुलाई 22, 1947 में। उसके बाद इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बना था इन मई 1949 में, ठीक है। सबसे पहले नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था इन जुलाई 22, 1947 में, और उसके बाद इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बना था इन मई 1949 में। रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ इन मई 1949। उसके बाद नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जाता है इन जनवरी 24, 1950। जनवरी 24, 1950 में नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया जाता है। टोटल सेशंस कितने होते हैं? टोटल सेशन होते हैं 12। टोटल सेशन 12 सेशंस होते हैं। अगर हम इंक्लूड करते हैं 24 जनवरी 1950 का लास्ट सेशन, अगर हम 24 जनवरी 1950 का लास्ट सेशन को इंक्लूड करते हैं तो टोटल सेशन होते हैं 12। और कितना टाइम लग गया था? देखो टाइम लग गया था 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में टाइम लग गया था। इसके बाद हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी। देखो जो कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, यहां से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो 3 टाइप की कमेटी है मेनली, मेजर कमेटी, माइनर कमेटीज एंड ड्राफ्टिंग कमेटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो मेजर कमेटीज एंड ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन माइनर कमेटी भी कई बार पूछ लेते हैं क्वेश्चन, तो इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है बस, ठीक है। तो अगर मेजर कमेटीज़ की अगर हम बात करें तो इसको कैसे याद किया जाए, क्योंकि मेनली तो याद करना है ना कि इन कमेटीज़ के जो हेड है, जो चेयरमैन है वो कौन है। देखो जहाँ पे भी यूनियन आएगा और जहाँ पे भी स्टेट आएगा, उस कमेटी के जो हेड होंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे। जैसे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी, इनके चेयरमैन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्टेट कमेटी, स्टेट आ रहा है तो इनके चेयरमैन होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसको आप यहां पे देख सकते हो। यूनियन पावर कमेटी, यूनियन पावर, यूनियन आ रहा है तो हेड कौन है, चेयरमैन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यूनियन आ रहा है तो इनके चेयरमैन कौन होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद जहाँ पे भी स्टेट आ रहा है, स्टेट्स कमेटी, इनके चेयरमैन कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद हम उन कमिटीज़ के बारे में बात करेंगे जिनके चेयरमैन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसको याद कैसे करना है। ये याद करने का एक तरीका है, ऐसा कोई कंसेप्चुअल नहीं है इसमें, ठीक है। तो याद कैसे करना है वो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अगर मैं बात करता हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो हेड हैं, ठीक है, यानी कि मैं हेड नहीं बोल रहा यहां पे, मैं बोल रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो प्रेसिडेंट है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब किसी भी चीज को अगर कंट्रोल करना है, ठीक है, कोई भी चीज अगर कंट्रोल में रहती है, वो देखो कोई भी चीज चलती है वो कैसे चलती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स के हिसाब से चलती है। तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कैसे चल रही है, रूल्स के हिसाब से चल रही है, और रूल्स के हिसाब से चल रही है। और ये जिम्मेदारी किसको दे रखी है, प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के जो हेड होंगे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ठीक है, अब जो कंट्रोल है, चलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कंट्रोल है वो रूल्स के हिसाब से हो रहा है। मान लो कोई गाड़ी है, कोई व्हीकल है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, स्टीयरिंग का यूज करके। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई स्टीयरिंग तो लगी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई स्टीयरिंग तो लगी नहीं है। ठीक है, इसकी जगह पे क्या है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर है। ठीक है, तो स्टीयरिंग वर्ड आया तो स्टीयरिंग से आपको रिलेट करना है स्टीयरिंग। ठीक है, तो स्टीयरिंग कमेटी जो है, स्टीयरिंग कमेटी का जो हेड है, यानी कि जो स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद हम सब जानते हैं कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, उन्होंने जो काम किया था, यानी कि जो यूनाइटेड किया था सभी प्रोविंसेस को, जो भी प्रोविंस थे उनको जो यूनाइटेड करने का काम जो है वो सरदार पटेल का था। ठीक है, तो यानी कि जहां पे भी प्रोविंस आ रहा है, ठीक है, तो प्रोविंशियल कमेटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, यहाँ पे इनके चेयरमैन कौन होंगे, सरदार पटेल होंगे। और क्या किया था, सभी जो प्रोविंस थे उनको क्या किया था, एडवाइस किया था कि यूनाइटेड रहना है। तो एडवाइजरी कमेटी के जो चेयरमैन होंगे वो भी सरदार पटेल होंगे। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है, इनके चेयरमैन कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो सरदार पटेल ने क्या किया था, सभी प्रोविंस को यूनाइटेड रहने के लिए एडवाइस किया था। ठीक है, तो जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है उनके हेड कौन है, उनके चेयरमैन कौन है, सरदार पटेल है। क्या किया था, एडवाइस किया था, इसीलिए एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इनके जो चेयरमैन है वो है वल्लभ भाई पटेल। अब ये जो एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इनकी भी सब कमेटीज है, क्योंकि डिफरेंट चीजें हैं ना। तो फंडामेंटल राइट्स के लिए एक अलग कमेटी बना दी है, माइनॉरिटीज के लिए अलग कमेटी बना दी है, इसलिए अलग अलग सब कमेटी इसके अंडर में आती है। तो माइनॉरिटी सब कमेटी के जो चेयरमैन है वो है एच.सी. मुखर्जी। फंडामेंटल राइट सब कमेटी के जो चेयरमैन है, देखो फंडामेंटल राइट आते हैं तो एक उम्मीद की जो किरण है वो हमें दिखाई देती है कि मेरे पास फंडामेंटल राइट है, तो एक उम्मीद की किरण, हम इसको रिलेट कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके चेयरमैन क्या है, जेपी कृपलानी। तो यानी कि यहाँ से किरण हम यूज कर सकते हैं इसको इस हिसाब से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमेटी, इनके जो चेयरमैन है वो है गोपीनाथ। उसके बाद एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन दोस इन असम सब कमेटी की जो चेयरमैन है वो है ए.बी. ठाकर। हमने कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर देख लिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्टीयरिंग कमेटी के जो चेयरमैन हमने देख लिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान में रखना फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, फाइनेंस का भी काम किसके पास है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास है। उसके बाद अगर हम बात करें हाउस कमेटी की, तो हाउस कमेटी है उसके चेयरमैन है पी पट्टाभाई सीतारा मैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के जो चेयरमैन है वो है के.एम. मुंशी। एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद जो क्रीडेंशियल कमेटी है उसके चेयरमैन कौन है, उसके चेयरमैन है अलाडी कृष्ण स्वामी अय्यर। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो कौन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन है वो तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है, लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे
ठीक है, वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कौन कौन से? देखो, जहाँ पे भी लॉर्ड कृष्णा के डिफरेंट डिफरेंट नाम आएंगे तो समझ जाना वो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर है। जैसे एन गोपाला स्वामी, एन गोपाला स्वामी, गोपाला आ रहा है, लॉर्ड कृष्णा का नाम है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर है। अलाडी कृष्ण अय्यर, कृष्ण आ रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर है। डॉक्टर के एम मुंशी, ठीक है, डॉक्टर के एम मुंशी ध्यान में रखना है। एस एम सादुल्ला ध्यान में रखना है और एन एम राव ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद टी टी कृष्णचारी, कृष्ण आ रहा है, ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर है, ठीक है। अब ये 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं बस, डॉक्टर के एम मुंशी, एस एम सादुल्ला और एन एम राव। के एम मुंशी, एस एम सादुल्ला और एन एम राव, ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे। देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। अब कैसे होता है क्रिटिसिज्म? देखो, ऐसा बोला जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर है वो डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं आ रहे हैं, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, ऐसा बोला गया। ऐसा बोला गया कि नॉट अ सॉवरन बॉडी, ये सॉवरन बॉडी भी नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रपोजल से बनी है, भाई कैबिनेट मिशन के प्रपोजल से बनी है, तो इसको सॉवरन बॉडी कैसे बोला जाता है, इस हिसाब से भी इसको क्रिटिसाइज किया गया। बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। जो ग्रेविली ऑस्टिन थे, इन्होंने ये बोला इट इज एज वन पार्ट बॉडी, यानी कि डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने क्या बोला? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बॉडी ऑफ हिंदूज बोला। जो चर्चिल थे उन्होंने बोला ओनली वन मेजर कम्युनिटी इन इंडिया। तो इस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिटिसिज्म भी होता है। इसके बाद हम समझेंगे शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद रखने के लिए आपको ध्यान में रखना है टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। अब एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। शेड्यूल 1, यहाँ पे सबसे पहले क्या आ रहा है? टी। यहाँ पे टी का मतलब है टेरिटरीज के बारे में। तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की नाम क्या, नाम है, नेम क्या है, क्या बाउंड्री डिटेल्स है किसकी, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज की, उसके बारे में कौन बता रहा है? शेड्यूल 1 बता रहा है। शेड्यूल 2 क्या आ रहा है? यहाँ पे ई आ रहा है, इमोल्यूमेंट्स, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, ठीक है। तो स्पेशल पावर्स एंड सैलरी डिटेल्स, इमोल्यूमेंट से हम सैलरी को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेशल पावर एंड सैलरी डिटेल्स ऑफ किसकी? प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ द स्टेट, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इनकी सैलरी के बारे में, इनकी पावर्स के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। उसके बाद ए आ रहा है। अब ए का मतलब क्या है? अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन। तो शेड्यूल 3 के अंदर लिखा हुआ है ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में। सभी अथॉरिटीज की ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है, एक्सेप्ट प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ध्यान में रखना, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में शेड्यूल 3 में मेंशन नहीं है। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को छोड़कर जितनी भी इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज है उनकी ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है। उसके बाद आर फॉर राज्यसभा, आर फॉर राज्यसभा। राज्यसभा का मतलब क्या है? यहाँ पे शेड्यूल 4 राज्यसभा के बारे में क्या बता रहा है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स, राज्यसभा के सीट्स का एलोकेशन कैसे होगा, ये शेड्यूल 4 बता रहा है। शेड्यूल 5, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एस फॉर शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा और कंट्रोल लॉ डिटेल्स क्या है, वो शेड्यूल 5 में लिखे हुए हैं। उसके बाद ओ, अब ओ का मतलब यहां पे क्या है? अदर शेड्यूल एरियाज, ठीक है, अदर शेड्यूल एरियाज। तो 6 शेड्यूल किसके बारे में बता रहा है? अदर शेड्यूल एरियाज। अब ये अदर शेड्यूल्स एरिया कौन कौन से हैं? ये अदर शेड्यूल एरिया है एटीएम में मनी नहीं है। ध्यान में क्या रखना है? एटीएम में मनी नहीं है, यानी कि मणिपुर नहीं है। असम है, असम, ए फॉर असम, टी फॉर त्रिपुरा, एम फॉर मेघालय एंड एम फॉर मिजोरम। असम,
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। मणिपुर नहीं है, ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने बोला एटीएम में मनी नहीं है। मनी नहीं है क्या मतलब क्या है? मणिपुर नहीं है। तो शेड्यूल 6 के अंदर क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो शेड्यूल एरियाज है इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, इनके कंट्रोल लॉ डिटेल्स क्या है, ये शेड्यूल 6 बताता है। शेड्यूल 7 क्या आ रहा है? एफ फॉर फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट का मतलब ये है कि 3 तरीके की लिस्ट होती है, ठीक है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्ग्रेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिन पे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। और कॉन्ग्रेंट लिस्ट का मतलब ये होता है, कॉन्ग्रेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स होते हैं जिस पे यूनियन गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, लेकिन दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यूनियन गवर्नमेंट का लॉ प्रिवेल करता है। तो शेड्यूल 7 में फेडरलिस्ट के बारे में मेंशन है। शेड्यूल 8 के अंदर मेंशन है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। यहां पे ओ आ रहा है तो ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज, यहां पे दा का कोई रोल नहीं है, तो ओ फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। शेड्यूल 8 क्या बता रहा है? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। उसके बाद शेड्यूल 9 एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो शेड्यूल 9 में मेंशन है, ठीक है? डी फॉर डिफेक्शन, डिफेक्शन के बारे में तो नहीं बताएगा, किसके बारे में बताएगा? एंटी डिफेक्शन के बारे में बताएगा, ठीक है? तो एंटी डिफेक्शन के बारे में शेड्यूल 10 के अंदर मेंशन है, ठीक है? जब डिटेल्स अबाउट पार्टी चेंजेस, जब कोई एमपी या एमएलए पार्टी को चेंज करता है तो किस हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई होगा, किस हिसाब से वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, यानी कि एंटी डिफेक्शन के बारे में कहां पे बताया हुआ है? शेड्यूल 10 के बारे में बताया। और एंटी डिफेक्शन पूरा एक टॉपिक है, उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। शेड्यूल 11 की अगर हम बात करें, पी फॉर पंचायत, पी फॉर पंचायत, शेड्यूल 11 में पंचायत के बारे में मेंशन है। और एम फॉर म्यूनसिपैलिटी, शेड्यूल 12 में